नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 25 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी कभी शहर में रहने वाले लोगों पर छोटी सी भी मुसीबत आ जाए तो ना जाने कितनी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और जरा मेरे इन आदिवासी भाइयों और बहनों को देखिए, अगर अभाव की बात करें तो डगर डगर पर अभाव उन इलाकों में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिंदगी जीने का एक तरीका अपनाया है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। बीस गांव बोली बदल जाए, ये हमारे यहां पुरानी कहावत है। लेकिन हमने देखा, कुछ ही झलक देखी अभी तो, देश भर से आए हुए सभी आदिवासी कलाकारों को अगर देखना होता तो शायद सुबह से शाम तक ये कार्निवल यहां चलता रहता, तब भी शायद पूरा नहीं होता। कभी कभी शहर में रहने वाले लोग छोटी सी भी मुसीबत आ जाए, इच्छा के विपरीत कुछ हो जाए, कल्पना के अनुकूल अगर परिणाम न मिल जाए तो न जाने कितनी कितनी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ लोग तो आत्महत्या करने का रास्ता भी चुन लेते हैं। जरा मेरे इन आदिवासी भाइयों बहनों को देखिए, अगर अभाव की बात कहें, डगर डगर पर अभाव उन इलाकों में होता है। जिंदगी को हर पल जूझना पड़ता है। जिंदगी जीने के अवसर कम, जूझने में समय ज्यादा लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिंदगी जीने का कैसा तरीका बनाया है। हर पल खुशी, हर पल नाचना गाना, समूह में जीना, कदम से कदम मिलाकर के चलना, ये आदिवासी समाज ने अपनी जहन में उतार के रखा हुआ है। वे कठिनाइयों को भी जीना जानते हैं, कठिनाइयों से वैसे भी जिंदगी में जोम भरने का वो मांझा रखते हैं। मेरा सौभाग्य रहा, जवानी के उत्तम वर्ष मुझे आदिवासियों के बीच सामाजिक कार्यों में खपाने का सौभाग्य मिला था। मैंने आदिवासी जीवन को बहुत निकट से देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। जब उनसे बातें करते हैं, घंटे भर बातें करते करते बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से शिकायत निकाल पाते हो। वे शिकायत विकायत करना जानते ही नहीं है। संकटों में जीना, अभाव के बीच आनंद को कैसे उभारना, ये हम शहर में रहने वालों के लिए अगर सीखना है तो मेरे आदिवासी भाइयों से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। कला और संगीत इनको अद्भुत देन होती है। अपनी बोली,
अपनी परंपरा, अपनी वेशभूषा, उसमें भी समयानुकूल नए रंग भरते जाना, लेकिन अपनेपन को खोने नहीं देना। ऐसी कला शायद ही कोई बता सकता है। ये सामर्थ्य हमारे देश का है। ये सामर्थ्य हमारी जनशक्ति का परिचायक है। और इसलिए भारत जैसे विशाल देश में इन विविधताओं को संजोए रखना, इन विविधताओं का समादर करना, इन विविधताओं का समन्वय करना और इन विविधताओं को भारत की एकता का एक फुल गुलाबी रूप के रूप में अनुभव करना, यही देश की ताकत को बढ़ाता है। और ये कार्निवल के माध्यम से हम लोगों को ज्यादा पता कभी होता नहीं है। जंगल की सामान्य चीजों से, अगर बांस ही ले ली जाए, हमारे आदिवासी भाई बांस में से ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं, अगर 5 स्टार होटल में उसको जगह मिल जाए तो मेहमान चकित रह जाते हैं कि वहां कैसे बना होगा, किसी मशीन से बना होगा क्या। जंगलों में आदिवासियों के द्वारा, जंगल की चीजों के द्वारा जो उत्पादित चीजें होती हैं, जो सामान्य जीवन में काम आती हैं, लेकिन उसका जितनी बड़ी मात्रा में मार्केटिंग होना चाहिए, उसका ब्रांडिंग होना चाहिए, एक आर्थिक दृष्टि से नए अवसर को पैदा करने वाला होना चाहिए, उस दिशा में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इस सारे देश से आदिवासी आए हैं, अपने इन प्रोडक्ट को लेकर के भी आए हैं। प्रगति मैदान में देश के कोने कोने में आदिवासी भाई बहन कैसी कैसी चीजें उत्पादित करते हैं, और हमारे घरों में, व्यापार में, दुकान में, सजावट में कैसे उसका उपयोग हो सकता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर उपलब्ध हुआ है। और जितनी बड़ी मात्रा में इसको हम खरीद करेंगे, हमारे जंगलों में जीने वाले आदिवासी भाइयों के आर्थिक जीवन को एक बहुत बड़ी ताकत देगा। ये अवसर सिर्फ उनके नृत्य, गीत, संगीत को ही दिल्ली अनुभव करे ऐसा नहीं, उनके जो आर्थिक सामर्थ्य की ताकत है उसको भी हम भली भांति समझे और उस आर्थिक ताकत को बल दें, उस दिशा में हम प्रयास करें। मुझे कुछ समय पहले सिक्किम जाने का अवसर मिला। मुझे सिक्किम में एक युवक और युवती से मेरा परिचय हुआ। पहनाव से तो लगता था ये बड़े किसी शहर से आए हुए हैं। मैं जरा उनके पास गया, मैंने पूछा तो दोनों, वो लड़का और लड़की कह रहे थे, दोनों अलग अलग राज्य के थे, दोनों अलग अलग IIM में पढ़े लिखे थे। मैंने कहा यहां सिक्किम देखने आए हो क्या? उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो पिछले 1.5 साल से यहां रह रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सिक्किम चले आए और सिक्किम के जो पहाड़ों में रहने वाले हमारे गरीब किसान भाई हैं, जो चीजें उत्पादन करते हैं उसका हम पैकेजिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और हम विदेशों में भेजने का काम करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, IIM में पढ़े लिखे 2 बच्चे
उस ताकत को जान गए और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा स्टार्टअप वहां खड़ा कर दिया। दुनिया के बाजार में वहां से प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। अगर कोई वहां जाता नहीं तो पता नहीं होता कि यहां ये सामर्थ्य पड़ा है। आज भी दुनिया में धीरे धीरे होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ लोगों का ध्यान जाने लगा है। ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ दुनिया आकर्षित होने लगी है। हम आदिवासी भाइयों के बीच जाएं तो जंगलों से जड़ी बूटी लेकर के तुरंत दवाई बना करके आपको दे देते। अच्छा भाई बुखार है, चिंता मत करो, घंटे भर में ठीक हो जाएगा, और वो जड़ी बूटी से रस निकाल करके पिला देते। ये कौन सी विधा इनके पास है? ये परंपरागत सामर्थ्य, इसको पहचानना, उसको आधुनिक स्वरूप में ढालना, दुनिया जिस मेडिकल साइंस को समझती है उसमें उसको प्रतिबिंबित करना, ये हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसके धनी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनके माध्यम से हमने इस सारी शक्ति को जानना, पहचानना और विश्व के सामने रखना एक बहुत बड़ा अवसर है। ऐसे लोग भी यहां आए हैं जिनके पास जंगल की जड़ी बूटियों में पड़ी हुई औषधीय ताकतों की पहचान है। उन चीजों का क्या उपयोग हो सकता है उसे वो दिखा सकते हैं। अब यहां गुजरात के कलाकार अपनी कला दिखा रहे थे। एक डांग जिला है गुजरात में, छोटा सा जिला है, आदिवासी बस्ती है। मैं बहुत वर्षों पहले वहां काम करता था। तब तो मेरा राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं था। मैं बीच में जब मुख्यमंत्री बन के गया, जब डांग जाना होता था तो मैं हैरान था। वहां एक अन्न पैदा होता है, नागली बोलते हैं, आयरन रिच होता है। हमारे यहां माल न्यूट्रिशन, खास करके महिलाओं को जो समस्या रहती है, आयरन डेफिसिट, ये नागली आयरन रिच रहता है। लेकिन पहले जब मैं जाता था, आज से 30-35 साल पहले, तो काले कलर की ही नागली होती थी और उसकी रोटी बनाते थे तो एकदम से काली रोटी होती थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना और जाना हुआ तो मैंने स्वाभाविक कहा हम तो नागली खाएंगे आए हैं तो, लेकिन वो नागली की रोटी सफेद थी। तो मुझे जरा आश्चर्य हुआ। तो उन आदिवासियों ने उसमें कोई न कोई रिसर्च करके, कभी वो काली नागली होती थी, उसको सफेद नागली उत्पादन करने की दिशा में सफलता पाई थी। यानी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, मेरा आदिवासी भाई जेनेटिक इंटरवेंशन से परिवर्तन ला सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इतना सामर्थ्य पड़ा हुआ है। इन सामर्थ्य को हमें पहचानने की आवश्यकता है।